हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चौथा चैप्टर का पांचवा लेक्चर। चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में जो किया था वो थे वैश्वीकरण का अर्थ, यानी कि वैश्वीकरण क्या होता है उसका अर्थ हमने समझा। हमने देखा कि वैश्वीकरण क्या है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ देना और उनके बीच में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होना मुक्त रूप से वैश्वीकरण कहलाता है। इसी तरीके से हमने वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों के बारे में समझा जो वैश्वीकरण को या ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाते हैं। उनमें जैसे टेक्नोलॉजी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सारे क्या थे, वो कारक थे, वो फैक्टर थे जो ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाते हैं। इसके बाद हमने उदारीकरण का या लिबरलाइजेशन का अर्थ देखा, उसका मीनिंग देखा। हमने देखा कि उदारीकरण का अर्थ क्या होता है कि रूल्स और कानून और नियमों में छूट दे देना या उनको और ज़्यादा हल्का और सरल बना देना क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है या लिबरलाइजेशन कहलाता है। इसके बाद हमने WTO को देखा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा कि वो क्या है और क्यों बनाया गया। उसके बाद हमने उसके फंक्शन देखे कि वो क्या क्या करता है, जैसे वो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसका। इस तरीके से वो क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को या फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करता है और जो रूल्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के या फॉरेन ट्रेड के, उनको लिबरल बनाने का काम करता है। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के इफ़ेक्ट्स। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के जो इफ़ेक्ट हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका पॉजिटिव इफ़ेक्ट और दूसरा है नेगेटिव इफ़ेक्ट। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉजिटिव इफ़ेक्ट की और नेगेटिव इफ़ेक्ट की बात करेंगे हम अगली क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है ग्लोबलाइजेशन का जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो है क्वालिटी प्रोडक्ट। यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन का दौर होता है, जैसा कि आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो ग्लोबलाइजेशन में जो कंपनियां होती हैं उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस कंपटीशन को से बचने के लिए और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए और फर्म की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। जिस रेशो में भी वो क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे उसी रेशो में उनकी सेल बढ़ जाती है। अगर क्वालिटी अच्छी है और लोगों को पसंद आ रहा है तो लोग उसको महंगी भी खरीद सकते हैं, अन्यथा वो सस्ती भी खरीदी जानी मुश्किल हो जाएगी। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एक ऐसा एडवांटेज है जो ना सिर्फ प्रोड्यूसर को या इन्वेस्टर्स को रिटर्न देता है बल्कि कंज्यूमर्स को भी एक बेहतर वस्तु का उपभोग करने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो पहला बेनिफिट है आपका ग्लोबलाइजेशन का कि क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे इकोनॉमी में आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। दूसरा है चीपर प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने बताया अभी कि क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो एक बड़ी फीचर है ग्लोबलाइजेशन के दौर की। इसी तरीके से क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन ज़्यादा होता है और बल्कि ना सिर्फ डोमेस्टिक और ग्लोबल या विदेशी निवेशकों के बीच में बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें आपस में एक दूसरे से कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और उस कंपटीशन से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी तो बनाते ही हैं अपने प्रोडक्ट को, लेकिन वो साथ में प्राइस भी इस हिसाब से सेट करते हैं कि जो कीमत है उनकी वस्तुओं की वो कंपेरेटिव जो कंपटीटर्स हैं उनकी तुलना में ज़्यादा ना हो या उनके बराबर हो या उनसे कम हो। हर कंपनी की कोशिश यही रहती है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट का जो प्राइस घटता है वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वस्तु की मांग घटती चली जाती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड को ध्यान में रखते हुए जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक से ज़्यादा देश में बिजनेस करती हैं वो क्या करती हैं, आपका वस्तुओं की कीमतों को कम से कम रखने की कोशिश करती हैं ताकि उनकी सेल जो है वो दूसरी कंपनियों की तुलना में बेहतर हो सके।
तीसरी पॉजिटिव इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन का है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। आज जैसा कि हम जानते हैं वैश्वीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जो एक देश होता है वो शेष विश्व में अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है और वहाँ पर प्रोडक्शन भी कर सकता है और इन्वेस्ट भी कर सकता है। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपनियाँ एक प्रोडक्शन करती हैं पूरी दुनिया में, तो वो क्या करते हैं अलग अलग तरह के एक ही काम के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि साबुन है, तो साबुन आपने देखा होगा कई कंपनियां बनाती हैं। जैसे एक नंबर 1 साबुन आता है, डिटॉल आता है, लाइफ बॉय आता है, इसी तरीके से विवल आता है, पियर्स आता है। तो ये क्या एक ही क्वालिटी के काम सबका वही है, नहाने के काम आता है और हाथ मुंह धोने के काम आता है, लेकिन उसमें वैरायटी ज़्यादा बढ़ा दी। तो वैरायटी में क्या होता है, या तो हम क्वालिटी में भी अंतर कर सकते हैं और या उनके प्राइजेस के अनुसार भी हम वैरायटी बना सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन के दौर से बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होने की वजह से जो कंज्यूमर है वो अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी परचेजिंग पावर के अनुसार, अपनी क्रय क्षमता के अनुसार किसी भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को खरीद सकता है। और उसकी कोशिश ये रहती है कि वो अपनी कम से कम कीमत में अपनी आवश्यकताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट कर सके। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन कंज्यूमर को मिल जाते हैं वस्तुओं को खरीदने के लिए और उनको उपभोग करने के लिए। इसी तरीके से हमने देखा मोटरसाइकिल आती हैं, हीरो होंडा है, पल्सर है, डिस्कवर है। तो ये क्या है अलग अलग कंपनियां बनाती हैं और ये क्या है वैरायटी ऑफ मोटरसाइकिल्स हैं। तो वैरायटी का मतलब हो गया कि एक ही काम के लिए जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाने लगे और उनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर हो। अंतर या तो कीमत के आधार पर हो सकता है, या अंतर आपका क्वालिटी के आधार पर हो सकता है, या अंतर साइज़ के आधार पर भी हो सकता है, या वेट के आधार पर भी हो सकता है, या क्वालिटीज़ के आधार पर भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं वो ग्लोबलाइजेशन के दौर में उत्पन्न हुई हैं और इससे जो कंज्यूमर हैं उनको एक से ज़्यादा एक किसी विशेष काम के लिए एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी उनको होती है और वो अपनी पसंद से किसी भी प्रोडक्ट को अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी परचेजिंग पावर के अनुसार खरीद सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का बेहतरीन पॉजिटिव इफेक्ट है। दूसरा है हाई लिविंग स्टैंडर्ड। हाई लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो लोग हैं वो बेहतर गुणवत्ता का जीवन जी रहे हैं, उनकी जो जीवन जीने की जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण है, यानी कि वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं हैं वो प्रदान की जा रही हैं और वो लोगों को कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए दी जा रही हैं। अब हाई लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो आज का जो दौर है जिसे हम ग्लोबलाइजेशन का दौर कहते हैं, तो उसमें क्या होता है जो गरीब से गरीब आदमी भी है वो भी आपका हाई लिविंग स्टैंडर्ड का जीवन जी रहा है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल से समझते हैं। पुराने समय से में अगर अब से पहले हम 35-40 साल पहले चले जाएं तो वहाँ पर लोगों के पास गरीबी या अमीरी या रोज़गार की टेंशन इतनी नहीं थी उस समय, लेकिन लोग जो थे जो पैसे वाले भी थे वो भी इतना अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे थे जितना अच्छा आज के गरीब लोग जी पा रहे हैं। कैसे? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पहले के लोग थे उस समय उनके पास हो सकता पैसा बहुत हो, अमीर लोग भी थे उस समय भी, लेकिन वो उस समय आज के गरीब लोगों से भी बेहतर जीवन इसलिए नहीं जी पा रहे थे क्योंकि आज के दौर में उस दौर की तुलना में बहुत ज़्यादा आरामदायक चीज़ें, विलासिता की चीज़ें और बहुत ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आज सुलभ हैं जो कि पहले के समय में नहीं थे। मिसाल के तौर पे एयर कंडीशनर है, एसी आज लगभग हर घर में मिल जाएगा, लेकिन उस समय तो एसी था ही नहीं। 35 साल पहले एयर कंडीशनर था ही नहीं, तो उस समय अगर कोई अमीर भी था तो भी वो एसी का मज़ा नहीं ले पा रहा था। इसी तरीके से पहले मोबाइल नहीं थे सबके पास, लेकिन आज गरीब से गरीब आदमी के भी पास मोबाइल है। इसी तरीके से पहले अमीरों के पास भी ज़्यादातर कोई टेलीफोन वगैरह की सुविधाएं नहीं थी, चाहे वो कितना ही उनके पास पैसा है, लेकिन मोबाइल वहाँ जब था ही नहीं उस दौर में। लेकिन आज के दौर में गरीब से गरीब के पास भी मोबाइल है। तो इस तरीके से जो पिछले दौर के जो आदमी हैं वो अमीर होकर भी इतना अच्छा जीवन, इतना क्वालिटीपूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे थे जितना अच्छा जीवन और जितना क्वालिटीपूर्ण जीवन आज के गरीब लोग जी पा रहे हैं।
आज के गरीब लोगों के पास घर में एसी भी है, टीवी भी है, मोबाइल भी है, ट्रांसपोर्टेशन का इक्विपमेंट भी है, यानी व्हीकल भी है, और हर तरह की सुविधाएं उसके पास मौजूद हैं। और बैंकिंग सुविधाएं पहले नहीं थी, इंश्योरेंस सुविधा पहले नहीं थी, मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आ रही है। आईटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पहले के लोग जो थे वो अमीर होने के बाद भी इतना क्वालिटी पूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे थे जितना आज के गरीब भी जी पा रहे हैं। तो एक जो पॉजिटिव इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो ये है कि आज के लोग जो हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के दौर के लोग हैं, वो हाई लिविंग स्टैंडर्ड का जीवन जी रहे हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट। टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी होती क्या है। टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी ऐसी चीज़, या हिंदी में तकनीक कह सकते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे किसी काम को करने में हमारा एफर्ट कम कर दे, उसमें समय की बचत कर दे और लागत की भी बचत कर दे, तो वो चीज़ टेक्निक है। जैसे कि पेन भी हमारा टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर और बाइक तो है ही टेक्नोलॉजी। ये बड़ी बड़ी मशीन है, कार हैं, बस हैं, ट्रक है, हवाई जहाज़ है, रेलगाड़ी है, ये एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, ये सब टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं। तो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके प्रयोग से हम अपने काम को कम से कम लागत पर और बेहतर से बेहतर कर सकें, तो वो काम कौन करता है, वो काम टेक्नोलॉजी करती है। तो टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट आज के दौर में ज़्यादा है। जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, और जो अविकसित देश हैं, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पास हालांकि उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी बना पाएँ। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, वो कंट्री अविकसित देशों में भी अपने बाज़ार को एक्सपेंड करती हैं और वहाँ अपनी टेक्नोलॉजी को ले जाकर वहाँ पर व्यवसाय करती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित देशों से अविकसित देशों में भी आ जाती है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी जिन देश के पास ज़्यादा एडवांस है, वो देश ग्लोबलाइजेशन के कारण विश्व के अन्य देशों में भी व्यापार करते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को वहाँ जाके सेटअप करते हैं और व्यवसाय करते हैं। इससे जिस जिस देश में वो टेक्नोलॉजी को ले जा रहे हैं उनको भी फ़ायदा होता है, उनको क्वालिटीपूर्ण जीवन जीने को मिलता है, और जो कंपनी है उसको भी उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, उसकी सेल मार्केट शेयर जो है वो बढ़ जाती है। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट जो होता जा रहा है, ये भी ग्लोबलाइजेशन की ही देन है। अगला है फॉरेक्स इनफ्लो या टैक्स रेवेन्यू। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि विदेशी मुद्रा। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, क्योंकि एक देश दूसरे देश में भी व्यापार करता है और हर देश में व्यापार कर सकता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जिस देश में वो व्यापार कर रहे हैं उस देश की गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ता है। यानी कि अगर अमेरिका की कंपनी कोई भारत में व्यवसाय करना चाहती है, तो भारत में वो जो भी पैसा कमाएगी उस पर उसे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। तो टैक्स देने से क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उस देश को क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू मिलता है, और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उनकी देश में आता है। इस तरीके से जो विदेशी मुद्रा है वो जो भी पार्टिकुलर कंट्री है जिसमें व्यवसाय किया जा रहा है विदेशी निवेशकों के द्वारा, उस देश में क्या होता है, संबंधित देश की करेंसी उस देश में चली जाती है, जिससे जो आर्थिक स्तर है और जो इकोनॉमिक मजबूती है, साउंडनेस है, वो उस देश की बढ़ जाती है। यानी कि वो आर्थिक रूप से विकसित हो जाता है, उसकी नेशनल इनकम में वृद्धि हो जाती है। दूसरा है मार्केट एक्सटेंशन। पहले क्या होता था, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो जो कंपनियां थी वो मल्टीनेशनल नहीं होती थी, यानी कि वो अपने देश तक ही सीमित रहती थी, या उनका जो व्यवसाय है सिर्फ अपने देश में ही सीमित रहता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, अब एक कंपनी शेष विश्व में भी कहीं भी किसी भी देश में व्यापार कर सकती है। इस वजह से क्या हुआ, जो कंपनी है अब उसका जो मार्केट है, उसकी जो मार्केट है वो एक देश की सीमाओं के अंतर्गत ही नहीं रह गई, बल्कि उन सीमाओं से बाहर भी चली गई, यानी शेष विश्व में भी या अन्य विदेशों में भी चली गई, जिसकी वजह से उस कंपनी का क्या हुआ, मार्केट एक्सटेंशन हो गया। यानी कि उस कंपनी के लिए मार्केट का साइज़ बड़ा हो गया
और मार्केट का साइज़ बड़ा होने से उसके पास ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, ज़्यादा उसकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या फ़ायदा हुआ कि जो मार्केट है वो कंपनियों के लिए एक्सटेंड हो गई, उनका विस्तार हो गया। अगला है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का मतलब है कि कंपनी जब शेष विश्व में एक देश की कंपनी जब अन्य देशों में व्यवसाय करती है तो उसको क्या करना होता है, उस देश के लोगों को भी रोज़गार उससे मिलता है। मिसाल के तौर पे अमेरिका की कोई कंपनी अगर यहाँ इंडिया में व्यवसाय करने आती है तो जो इंडिया के लोग हैं उनको भी उस कंपनी में रोज़गार का मौका मिलता है, जिस वजह से जो बेरोज़गारी है या जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस होने लगती है और जो देश है वो आर्थिक रूप से मजबूत होने लगता है और जो उस देश के लोग हैं उनको रोज़गार की सुविधाएं भी मिल जाती हैं, रोज़गार के अवसर भी मिल जाते हैं। अगला है रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्योंकि ये कंपनी जैसे मैंने बताया कि ये टैक्स रेवेन्यू भी देती हैं और ये जहाँ आती हैं, जिस देश में आती हैं उस देश की गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू होता है और उस देश के लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो इस रोज़गार के मिलने से या टैक्स रेवेन्यू के कारण क्या होता है, जो देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, आर्थिक असमानता है, उसमें कमी आती है और कंपनी आर्थिक रूप से कंट्री आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है। लास्ट है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने देखा होगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके पास इतने जो अमाउंट होता है, पैसा होता है, वो किसी देश के जीडीपी से भी ज़्यादा होता है। ऐसी ऐसी भी कंपनियां हैं दुनिया में जिनका जो रेवेन्यू है वो किसी देश के जीडीपी से भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंपनियां जिस देश में जाती हैं तो उस देश में व्यवसाय करने के लिए वो क्या करती हैं, उस देश में सड़कें वगैरह भी बनाती हैं, हॉस्पिटल कॉलेज भी बनाती हैं, जिससे कि जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की उसको पूरा किया जा सके। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है, जब विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसी किसी देश में व्यवसाय करती हैं तो उस देश का जो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है सड़कें वगैरह का काम, सड़कें, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल और दीगर चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ और आईटी फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो जब बड़ी कंपनी किसी देश में जाती है तो वो उस देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी सुधार करती है ताकि उसको भी व्यवसाय से अधिक लाभ हो सके और उसकी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्री की तरफ या लोगों की तरफ या प्रकृति की तरफ वो भी पूरी हो सके। तो ये कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट थे ग्लोबलाइजेशन के। अगली क्लास में हम करेंगे नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम।